चलो क्या फिर बस एक मिनट हमें दफे घूम रहा है तो उनको ज्यादा करना चाहिए सेट कर ली ना घूम रहा है आशां विहाय परिहित्य परस्य निन्दा पापेरतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हि कमलमाध्यगतं परेशम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वदेशी जागरण मंच की छाया में सलाका पुरुष अजय भाई साहब की संरक्षक में आज अपनों से अपनी बात कहने का एक सुअवसर प्राप्त कर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित कर रही हूँ। ये सुअवसर प्राप्त करने के लिए भाई साहब को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। इस अवसर पर मेरे साथ जुड़ रहे विद्वान भाइयों एवं विदुषी बहनों का तथा सर्वेश भाई साहब का मैं अत्यंत आभार प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन विगत कई दिनों से हो रहा है। इसकी इस कड़ी में हमें भी आज जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कोई विदुषी नहीं हूँ, एक गृहिणी एवं शिक्षिका हूँ। साथ ही अपने देश की जागरूक की तरफ अग्रसर भी होते जाए। हमारी राजनीतिक सूझबूझ और जन सहयोग इस विजय से का संबल बना हुआ। विगत कई माह से देश की अर्थव्यवस्था भी बाधित हो रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम सबका एक गहन दायित्व बनता है कि देश के अंदर हम सभी इसको बिगड़ने न दें और जितना हो सके अपने स्तर से, समाज के स्तर से इसे संभालने एवं सुधारने में लग जाएं। यह स्थिति तभी सुधरेगी जब हमारे सब हाथ को अपने घर में अपने से कुछ अपना निर्माण कर उसका ही प्रयोग करने की प्रक्रिया शुरू करें। अपने हाथ से बनाई गई और उपभोग में लाई गई वस्तु पूर्णतया स्वदेशी होगी, जो आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
सीखते रहे और वहां से हमें कुछ मिल जाए। इक्यानवे अर्थात इस वक्त हमारा एकमात्र काम यह है कि जो कुछ स्वदेश का है उसके प्रति बिना संकोच, बिना संशय
संपूर्ण श्रद्धा प्रकट करके देश की और विश्वासियों में भी अति श्रद्धा का संचार करते। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पीसी 480 के तहत दिए जाने वाले अनाज सहायता को बंद कर दिया। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत की कृषि ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संभाल लिया और आज हमें अनाज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जब रूस ने अपने सहयोग की असमर्थता जता दी तो हमने क्रायोजेनिक इंजन भी बनाया और सफलतापूर्वक मिसाइलों का भी परीक्षण किया। अर्जुन टैंक स्वदेशी तकनीक का एक अनुपम उदाहरण। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को महारत हासिल है और हम दुनिया में सबसे सस्ते प्रक्षेपण के केंद्र हैं। मंगल की हमारी यात्रा देखकर विश्व की आंखें खुली की खुली रह गई। इसी प्रकार कैंसर एवं एड्स की जितनी सस्ती और अच्छी दवाइयां हम बना लेते हैं वैसी और कहीं नहीं बनती। इतनी सुदीर्घ और समृद्ध रही है। उदाहरण के लिए दादी माँ की पोटली की अवधारणा चित्रकूट के पास श्रद्धेय नानाजी देशमुख के निर्देशन में प्रारंभ हुई, जो आज भी चल रही है। इसमें हमारे लोक जीवन में प्रचलन में रहे देसी दवाओं के नुस्खों का प्रयोग करके छोटे मोटे रोगों का उपचार किया जाता है। सामान्य जीवन में होने वाले सभी रोग संश्लिष्ट नहीं होते और हमारी परंपरा एवं देसी ज्ञान बताता है कि हमारी बहुत सारी बीमारियों का दवाखाना हमारी रसोई घर में ही है। रसोई घर में दवाओं का खजाना भरा पड़ा है, जिसका प्रयोग करके हम निरोग रह सकते हैं। केवल गंभीर बीमारियों में ही हमें गहन चिकित्सा या सर्जरी की आवश्यकता से कई बार हम गंभीर बीमारियों तक का उपचार कर लेते हैं। यह मूलतः स्वदेशी विचार, व्यवहार, चिंतन का फल है। आज समय की आवश्यकता है कि हम अपने समृद्ध चिंतन परंपरा का विचार करते हुए जीवन व्यवहार में आई हुई
विसंगतियों का निराकरण। हमें अपनी परंपराओं एवं संस्कृति के उत्थान के लिए एक साथ मनन चिंतन करना चाहिए, जिसमें भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप से समावेश हो तथा भारतीय संस्कृति की ध्वजा संपूर्ण विश्व में लहराए। राष्ट्रीय दृष्टि से तो हमें अपनी संस्कृति का विचार तो करना ही होगा, क्योंकि यह हमारी प्रकृति है। स्वराज्य का स्व संस्कृति से घनिष्ठ संबंध रखता है। संस्कृति का विचार न रहा तो स्वराज्य की लड़ाई स्वार्थी और पदलोलुप लोगों की राजनीतिक लड़ाई मात्र रह जाएगी। स्वराज्य तभी साकार और सार्थक होगा जब वह अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बनेगा और इस अभिव्यक्ति में हमारा विकास भी होगा और हमें आनंद की अनुभूति भी होगी। तभी विश्व शांति संभव हो सकती है। ये विचार हमारे महान चिंतक एवं विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही, किंतु समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को भी सुरक्षित रखा है। तभी तो पाश्चात्य विद्वान अपने देश की संस्कृति को समझने के लिए हमारी संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं। किसी ने कहा है कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह हजारों वर्षों बाद भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। भारत में तो नदियों की भी पूजा होती है। उन्हें भी माता के रूप में जाना जाता है। वृक्षों की भी पूजा होती है। प्रदोष काल में तुलसी पौधा के नीचे दीपक प्रज्वलित करके पूजन करने से बाधाएं दूर होती हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों में औषधि रूप में तुलसी पत्र
तो घर के ही पाठशाला में होता है। अगर हमें भावी पीढ़ी को अच्छा बनाना हो तो माता को अपना स्वभाव, पिता को अपना स्वभाव, काम करने का ढंग, घर की व्यवस्था तथा वातावरण ऐसे बनाना चाहिए कि जिसमें गीली मिट्टी के तरीके से बने हुए बालक ढांचे में ढलते हुए चले जाएं। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, स्वयं के व्यवहार के द्वारा सिखाना भी पड़ता है। माता पिता के बाद गुरु का नंबर आता है। गुरु को माता पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। गुरु का बच्चों के दिमाग पर बहुत ज्यादा असर होता है। उस असर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, एक गुरु की बुद्धिमत्ता के ऊपर है। एक विष्णु शर्मा जी थे। एक राजा की ये शिकायत थी कि उसके लड़के वाहियात हो गए, उजट हो गए हैं, वे पढ़ते लिखते जिसमें बालकों का ठीक तरीके से विकास हो। गुरु अपने शिक्षण के साथ साथ वो बातें भी सिखाएं जिनसे उनके जीवन के विकास करने में, उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में समर्थ है। हमारी संस्कृति में फीस भर दी। गोपाल कृष्ण गोखले जी बोले, भाभी आपने ये क्या किया? वे बोले, यदि हम एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना न रखें तो संयुक्त कुटुंब का अर्थ ही क्या?
घर के सभी खर्चों में कमी करके गोखले जी को पढ़ाया गया। गोखले जी अपने भावी भाई के प्रति देवतुल्य श्रद्धा रखते थे। अपने गरीब एवं कृषि प्रधान देश के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली एक वरदान है। उसके अनेक लाभ हैं। हमारे यहाँ विवाह भी एक यज्ञ है। दो भिन्न स्थानों, भिन्न परिवारों, भिन्न वातावरणों में पैदा हुए और पले नर नारी भिन्न प्रकृति और आकृति के होते हुए भी समग्र एकता के सूत्र में बनकर विवाह का प्रयोजन पूरा करते हैं। विवाह का वास्तविक उद्देश्य है दो आत्माओं की पृथकता समाप्त करके एक दूसरे के लिए घर की दूसरी महिलाएं कुछ समय आपके बच्चे को संभाल लिया करें, तो बच्चे वाली शिक्षित महिलाएं अपने बचे समय में भी कई तरह से काम कर सकती हैं। गृह उद्योग शिक्षित और अशिक्षित सभी के लिए उपयोगी है। हो सकते हैं कि कढ़ाई बुनाई, जरी का काम, या तत्काल बाद दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हैं और उनकी अर्चना करते हुए कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श। पहले सामूहिक पूजा घर में होती थी। शाम को घर के सभी सदस्य मिलकर
भजन कीर्तन करते थे। भोजन घर के सारे सदस्य मिलकर करते थे और भोजन के पहले भोजन मंत्र बोला जाता था। घर में अगर पति पत्नी में कोई विवाद होता था, घर में किसी अन्य सदस्यों में विवाद हो जाता था, तो घर के बड़े बूढ़े उसको समझा बुझाकर शांत कर देते थे। न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। लेकिन आजकल एकल परिवार होने से सीधे घर का विवाद कोर्ट में चला जा रहा है। हमारी संस्कृति उसे बड़े गायब हो जाएंगे और चेहरा चमकने लगेगा। नीम नीम का उपयोग न सिर्फ फोड़े फुंसियों को ठीक करने में होता है, बल्कि चमकती त्वचा के लिए ये काफी उपयोगी है। इसके लिए नीम के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और चेहरे पर लगा दें। चेहरा सूखने के बाद पानी से धो लें। सभी घरों में दही होती है। दही खाने के काम में तो आता ही है। खाने से दही के खाने से स्वाद बढ़ाने की भी बात होती है, लेकिन इसके अलावा आँख की सुंदरता में भी इजाफा करता है। इसके लिए
दही में नींबू मिलाकर लगाएं। फिर कुछ वक्त बाद कमाल इसका देखिए, हल्दी और मलाई की मैश करके लगा लीजिए। कुछ देर इसे पकाकर पिएं। इसमें नींबू का भी रस डालें और इसे पिएं। हमारी रसोई में आमतौर पर दालचीनी इस्तेमाल होती है। यह बड़े काम की औषधि है। इससे भी काढ़ा बनाया जाता है। इसको पानी में उबालें, थोड़ा सा शहद मिलाकर उपयोग करें। सर्दी जुकाम खांसी में इससे लाभ तो मिलता ही है, साथ ही दिल के रोगियों के लिए भी फायदेमंद। दिल के रोगियों या कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हो, उन्हें दालचीनी का रोज प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए न तो बहुत पैसा खर्च करना है, न बहुत मेहनत करनी है। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे मौसमी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती, जिसकी इस समय बहुत जरूरत है। घर की रसोई
इतनी महत्वपूर्ण है तो उसकी साफ थी।